मोरी बाहर से तो बस एक एवरेज गंभीर और शांत हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वो एक सुपरनैचुरल पावर वाला डीमन है। वो अपनी असली पहचान को छुपाकर एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये शांति तब टूट जाती है जब उसकी बचपन की दोस्त विच नीको उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री लेती है। अब मोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपनी हिडन पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है ताकि वो नीको को डेंजरस एनिमीज और उसकी खुद की क्रेजी एंटिक्स से बचा सके। मोरी एक ऐसे डीमन फैमिली से आता है जो असल में हाइब्रिड स्पीशीज हैं, जो तब पैदा होते हैं जब विचेस अपने फेमिलियर क्रीचर्स को अपना बच्चा पिता बनने देती हैं। इसी वजह से मोरी के पास अनबिलीवेबल फिजिकल स्ट्रेंथ है और उसके पास कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड नीको खुद एक चुड़ैल है, लेकिन उसे अपनी मैजिक एजुकेशन के लिए होली लैंड ऑफ विचेस जाना पड़ता है। जाने से पहले वो मोरी से प्रॉमिस करती है, जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी मैं वापस लौट आऊंगी। एक दशक गुजर जाता है। अब मोरी एक पीसफुल फार्मर बन चुका है, जो गुंडों से लड़ने की भी परवाह नहीं करता। उसे पता है अगर उसने पलटकर वार किया तो सामने वाला सीधा एम्बुलेंस में पहुंचेगा, और इस खराब इकोनॉमी में वो अपने दुश्मन के मेडिकल बिल्स तक नहीं भरना चाहता। इसीलिए वो बस डॉजिंग एंड अवॉइडिंग फाइट्स में ही समझदारी मानता है। जब बदमाश थक जाते हैं, मोरी घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा कभी कभी जवाब दे देना भी जरूरी होता है। डिनर के दौरान उसके पिता कैजुअली बताते हैं, नीको वापस आ गई है होली लैंड से और वो चाहती है कि तुम उसका फेमिलियर बनो। मोरी शौक में अपना खाना सीधे अपने पिता के मुंह पर उगल देता है। उसके पिता बस शांत रहते हैं, मानो सब नॉर्मल हो। आखिर चुड़ैलें तो अक्सर कैट्स या बैट्स को अपना फेमिलियर बनाती हैं, लेकिन पुराने जमाने में कुछ ऐसे फेमिलियर्स भी थे जिन्होंने इतनी मैजिकल पावर हासिल कर ली कि वो ह्यूमन फॉर्म ले सके। एक बार एक टाइगर और एक बुल फेमिलियर इंसान बन गए थे और उन्होंने इंसानों से शादी करके डीमंस की पूरी रेस को जन्म दिया था। यही वो वंश था जिससे मोरी आता है, विचेस के सीक्रेट प्रोटेक्टर्स। मोरी कहता है कि उसे अपने फैमिली का हिस्ट्री पहले से पता है, लेकिन वो किसी का सर्वेंट नहीं बनना चाहता। उसके पिता समझाते हैं कि ये कोई नौकर की जॉब नहीं है, बल्कि बॉडीगार्ड की तरह काम करना होगा। और क्योंकि उनका परिवार नीको के परिवार से एक एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, वो इस ऑफर को मना नहीं कर सकते। मोरी का रिएक्शन ऑब्वियस था, फुल फ्रस्ट्रेशन। वो मानता है कि नीको का फेमिलियर बनना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके पिता उसे बताते हैं कि नीको की मदर होली लैंड में ही रहेगी और नीको यहाँ अकेले आने वाली है, इसीलिए दोनों को साथ में रहना होगा। मोरी लिटरली डबल स्प्लिट कर देता है और गुस्से में ऑलमोस्ट अपने पिता को पीटने ही वाला होता है। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में बहकर सोच रहा होता है, नीको कितनी क्लमजी थी, लेकिन शायद उसी में उसकी क्यूटनेस थी। उसी वक्त उसकी खिड़की टूटती है और अंदर उड़ते हुए आते हैं ग्लास शार्ड्स। मोरी चौंक जाता है, उसे लगता है कोई थीफ है, लेकिन फिर अंदर गिरती है नीको, वो ही पुरानी अनाड़ी विच। वो हंसते हुए कहती है, उतरते वक्त थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। मोरी उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे अपने टूटे हुए लिविंग रूम की ज्यादा चिंता है। वो तुरंत सफाई में लग जाता है और नीको को कहता है, रिलैक्स करो, होममेड कुकीज खाओ। जब नीको कहती है कि वो विंडो ठीक कर देगी मैजिक से, तो उसे एक मीडियम चाहिए होता है, कोई कीमती चीज। मोरी अपना फेवरेट कॉफी मग ले आता है। नीको मैजिक करती है, विंडो ठीक हो जाती है, लेकिन तभी क्रैक आवाज आती है, वो मग टूट चुका होता है। नीको समझाती है, सैक्रिफाइस हमेशा नष्ट होने के लिए होता है, तुम्हारी भावनाओं ने ही मेरे जादू को शक्ति दी। मोरी गुस्सा होता है, लेकिन फिर खुद को शांत कर लेता है, कम से कम विंडो तो ठीक हो गई। वो नीको की तारीफ करता है, तुम्हारा मैजिक सच में बहुत कमाल है। नीको ब्लश करती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, रुको मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। पर कुछ सूझता नहीं है तो वो खुद पर जादू कर लेती है और एक पेपर शीट में बदल जाती है। अब वो हवा में इधर उधर उड़ती रहती है और घर से बाहर निकल जाती है। मोरी पैनिक में उसका पीछा करता है, लेकिन वो दो दीवारों के बीच में फंस जाती है। जगह बहुत कम होती है, अगर वो वही नॉर्मल हो गई तो लिटरली क्रश हो जाएगी। मोरी सोचता है वैक्यूम क्लीनर लाने का, तभी वहाँ आता है वही बदमाश मोमोडा। वो मोरी को देखकर ताने मारता है, क्या करेगा, मारेगा मुझे। मोरी को अचानक अपना बचपन याद आता है, कैसे मोमोडा को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसने कभी पलटकर वार नहीं किया। उसे अपने पिता की सिखाई सीक्रेट मार्शल आर्ट याद आती है, जो डीमंस को अपनी शक्ति नियंत्रित करना सिखाती थी। अब मोरी को पता है क्या करना है। वो अपनी डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है और मोमोडा डर से ऑलमोस्ट अपनी पैंट गीली कर देता है। वो दीवार पर मुक्का मारता है, दीवार टूट जाती है और नीको बाहर आ जाती है, नॉर्मल होने से ठीक पहले। वो मोरी को कस के हक करती है, थैंक यू फॉर सेविंग मी। लेकिन मोमोडा में खड़ा पैनिक में कहता है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी। मोरी बस हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसके लिए असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। मोरी उस वक्त हैरान रह जाता है जब वो निको से पूछता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? निको हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी इमोशनली वैल्यूएबल थिंग की जरूरत होगी। मोरी कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एकदम सही आइडिया आता है। वो बताता है कि मोमोडा अपने मोहक हेयर स्टाइल से कितना ऑब्सेस्ड है और बस वही चीज निको के स्पेल को इनफ पावर देती है दीवार को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। जादू पूरा होते ही दीवार ऐसे चमक उठती है मानो कभी टूटी ही ना हो। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और निको कैजुअली कहती है कि उसे थोड़ा शॉपिंग करनी है। जब वो वापस आती हैं तो मोरी के चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है। ये बैग्स इतने हैवी क्यों हैं? वो शिकायत करता है। निको हंसते हुए अपनी उंगलियां घुमाती है और एक छोटा सा मैजिक स्पेल चलाती है। अचानक बैग फेदर की तरह हल्के हो जाते हैं। मोरी दंग रह जाता है, तुम ऐसे ही पूरे शहर के सामने जादू कर दोगी? वो थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है।
निको जवाब देती है विचेस का एक बेसिक रूल है, अपने मैजिक का इस्तेमाल पीपल्स हेल्प के लिए करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी पावर स्टेबल रहती है और हम डार्क साइड से दूर रहते हैं। वो आगे कहती है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग फेज में हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं एक ऐसी विच बन सकूँ जो दूसरों की हेल्प करे। मोरी को उसका ये ड्रीम बहुत इंस्पायरिंग लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे फेमिलियर के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। निको उस पल में खो जाती है उसके साथ डेटिंग करने के ड्रीमी थॉट्स में, लेकिन तभी मोरी की आवाज़ उसे रियलिटी में खींच लाती है। देखो, उस बिल्डिंग में आग लगी है। बिना सोचे निको उधर भागती है। वो एक औरत को जलती इमारत से बचाना चाहती है। मोरी उसे रोकने की कोशिश करता है, सब लोग देख रहे हैं, तुम उड़ती हुई दिख जाओगी। लेकिन निको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी झाड़ू पर बैठ जाती है। मोरी मजबूर होकर उसके साथ झाड़ू पर चढ़ता है। दोनों हवा में उड़ते हैं और उस महिला तक पहुंचते हैं। महिला को तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मोरी चिल्लाता है, जंप ऑन द ब्रूम। वो झाड़ू पर चढ़ती है, लेकिन तभी झाड़ू अनकंट्रोलेबली नीचे गिरने लगती है क्योंकि अब उस पर वेट ज्यादा हो गया है। मोरी पैनिक में कहता है, निको जल्दी स्पेल चलाओ, मुझे हल्का कर दो। वो ऐसा करती है और तीनों गिरने से बच जाते हैं, लेकिन इस स्पेल का साइड इफेक्ट ये होता है कि मोरी खुद हल्का और कमजोर महसूस करने लगता है। वो निको को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम विच हो और मैं डीमन, हम दोनों मिलकर सर्कस शुरू कर सकते हैं। निको हंसती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि झाड़ू अभी भी तीनों का वेट नहीं झेल पा रही है। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली होती है, इसलिए खुद पर भी लाइट स्पेल डाल देती है। इससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके ब्रेन सेल्स का आधा लॉजिक उड़ जाता है। जिस औरत को उन्होंने बचाया था उसे अब तक कुछ समझ नहीं आता। उधर मोरी और निको को अचानक याद आता है, हमारा सामान तो बीच सड़क पर ही रह गया। वो तुरंत नीचे दौड़ पड़ते हैं, जबकि वो महिला कंफ्यूजन में आसमान देखती रह जाती है। जब तक वो दोनों घर पहुंचते हैं, स्पेल का असर खत्म हो चुका होता है और बैग पहले से भी ज्यादा हैवी लग रहे होते हैं। निको अपनी मैजिक बुक निकालती है, फॉर्मूला चेक करती है और कंफर्म करती है कि स्पेल उल्टा पड़ गया। दोनों एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं, लिटरली घुटनों के बल गिरते हुए। थोड़ी देर बाद वो संभलते हैं और रात में निको मोरी को सॉफ्टली कहती है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी टुडे। मोरी बस हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। निको की माँ एक प्रॉफिट हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 1 साल के अंदर निको पर एक बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है और सिर्फ उसका फेमिलियर ही उसे बचा सकेगा। तब से मोरी ने ठान लिया है वो उसे उसके खुद के जादुई केओस से भी बचाएगा। लेकिन निको को इसका अंदाजा तक नहीं। वो तो बस अपने फर्स्ट एंड ओनली लव के सपनों में खोई रहती है। अगले दिन मोरी और निको स्कूल पहुंचते हैं। निको बेहद एक्साइटेड है अपनी नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ के लिए, और इसलिए भी क्योंकि अब वो मोरी के साथ एक ही क्लास में है। लेकिन उसकी ये एक्साइटमेंट मोरी के लिए प्योर ट्रबल बन जाती है। मोरी उसे अलग ले जाकर कहता है, प्लीज क्लास में ये मत बताना कि तुम विच हो। निको ब्लश करते हुए सोचती है कि शायद मोरी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन रियलिटी बहुत बोरिंग निकलती है। फिर क्लास में उनकी टीचर यूरी आती है, एक स्ट्रिक्ट लेकिन चार्मिंग वेब जो बाहर से काम रहती है पर अंदर से केओस का वोल्केनो है। वो कहती है, सब अपना इंट्रोडक्शन दो। क्लास में अजीब व गरीब स्टूडेंट्स अपने अपने अंदाज में बोलना शुरू कर देते हैं। मोरी क्वाइटली उनके बारे में नोट्स लिखने लगता है, लेकिन गलती से नाम गलत लिख देता है और करेक्शन करते वक्त उसका इरेजर टूट जाता है। निको को ये अडोरेबल लगता है। वो सीक्रेटली एक साइज एनहेंसिंग स्पेल डालती है ताकि उसकी मदद कर सके, पर उसका एम गड़बड़ा जाता है और जादू मोरी के बालों पर लगता है। अब मोरी देखने लगता है जैसे गॉन, हंटर एंड हंटर का अडल्ट वर्जन। यूरी थोड़ा शॉक्ड होती है पर क्लास के सामने कुछ नहीं कहती। निको जल्दी से स्पेल कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गलती हो जाती है। इस बार स्पेल मोरी के चेहरे पर लगता है और उसका सिर लिटरली बॉबल हेड बन जाता है। मोरी को अब तक कुछ पता नहीं, लेकिन निको पैनिक में एक और स्पेल डाल देती है, जिससे उसका बायां हाथ डिस्प्रपोर्शनेट होकर जायंट साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी यूरी उसे बुलाती है, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोरी को अपना हाथ छिपाने के लिए ऐसा बिहेव करना पड़ता है जैसे वो कोई डिल्यूजनल 6th ग्रेडर हो जो खुद को सुपर हीरो समझता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो चुपचाप अपना हाथ निको के डेस्क पर रखता है ताकि वो उसे नॉर्मल बना दे। लेकिन ठीक उसी समय यूरी उसका नाम लेती है और निको अचानक हल्क साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि निको एक विच है। मोरी बस फेस पाम करता है, हम एक क्लास भी नॉर्मल नहीं रह सकते। बाद में पता चलता है कि निको की माँ ने पहले ही स्कूल को सब कुछ बता दिया था। निको फिर भी थोड़ा एंग्शियस फील करती है, उसे डर है कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है, 2 लड़कियां क्यूकिमी और कारा उससे पूछती हैं, हे लंच साथ में करेंगे। निको की आंखें चमक उठती हैं। वो मोरी की अप्रूवल लेती है और उनके साथ चली जाती है। रास्ते में कुछ वॉनबी गैंगस्टर्स रास्ता रोकते हैं, लेकिन कारा बस एक शार्प टोन में कहती है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। निको उसकी काम और कॉन्फिडेंट एनर्जी से इम्प्रेस्ड होती है। कैफे में पहुंचते ही कारा थोड़ा शाय हो जाती है और निको से पूछती है, तुम्हारे मैजिक के बारे में और बताओ ना। निको मुस्कुराती है, मैं बहुत सारे स्पेल्स जानती हूँ। वो कहती है कि ये पहली बार है जब वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। और क्यूकिमी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। मिडिल स्कूल के टाइम पर वो ऐसी दिखती थी जैसे किसी हार्डकोर वीप का वर्स्ट नाइटमेयर हो। लेकिन तभी कारा उसकी दोस्त बन गई और प्रैक्टिकली उसकी लाइफ बचा ली।
जब क्यूकिमी उस पुरानी याद के बारे में बात करने लगती है तो कारा थोड़ा शाय हो जाती है और जल्दी से टॉपिक बदल देती है, उस बात पर जिसमें उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। वो निको से पूछती है कि मोरी के साथ उसका क्या चल रहा है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हों। निको तुरंत डिनाई करती है, लेकिन कैजुअली बोल देती है कि वे दोनों साथ रहते हैं। और बस यही सुनकर कारा लिटरली एक्साइटमेंट में एक्सप्लोड हो जाती है, क्योंकि अगर वो दोनों डेटिंग नहीं कर रहे तो शायद मोरी जैसा हैंडसम हंक अब भी सिंगल है और कारा क्लियरली उस चांस को मिस नहीं करना चाहती। लेकिन निको को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई और लड़की मोरी के करीब जाए, इसलिए वो थोड़ा एटीट्यूड में कहती है कि मोरी उतना कूल नहीं जितना दिखता है, बेसिकली डैमेज कंट्रोल मोड ऑन। इधर वो पहले वाले गोस्ट जो कैफे के बाहर मिले थे अब रिवेंज लेने के मूड में वापस आ रहे हैं, लेकिन मोरी तो ऑलरेडी उन्हें शैडो की तरह ऑब्जर्व कर रहा होता है और जैसे ही वो पास आते हैं मोरी उन्हें लिटरली बैटमैन स्टाइल में गिरा देता है ताकि वो निको के पहले दोस्तों के साथ नॉर्मल हैंगआउट वाले मोमेंट को स्पॉइल न करे। अगले दिन आधी क्लास निको के चारों तरफ घिर जाती है, क्योंकि अब उनकी क्यूरियोसिटी ने उनके डर को पूरी तरह हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्वर्की स्टूडेंट्स मोरी के आसपास जमा हैं। सब चाहते हैं कि वो विच से कोई ऐसा स्पेल करवाए जिससे वो सुपर सायन बन जाए। तभी कारा वहां आ जाती है और कहती है, निको व्हाई डोंट यू शो देम अ लिटिल मैजिक। और निको बिना टाइम वेस्ट किए एक स्पेल बोलती है जो ग्रेविटी को उलट देती है। मोरी के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं होता और पूरा क्लासरूम अचानक किसी इनफाइनाइट कैसल की तरह दिखने लगता है, लिटरली एक फैंटेसी डायमेंशन। उनकी टीचर यूरी ये देखकर हाफ अटैक की हालत में पहुंच जाती है। खैर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और क्लास फिर से शुरू होती है। यूरी अनाउंस करती है कि पहला पीरियड फन एक्टिविटीज के लिए होगा और स्टूडेंट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कारा फिर सजेस्ट करती है कि निको और मैजिक दिखाए और ऑब्वियसली सब अग्री कर जाते हैं। निको भी शो ऑफ मूड में होती है, इसलिए सबको प्लेग्राउंड में ले जाती है और वहाँ एक ऐसा बैरियर बनाती है जिसके अंदर नॉर्मल लोग भी उड़ सकते हैं। जैसे ही बैरियर एक्टिवेट होता है मोरी डिसबिलीफ में उसे देखता रह जाता है। पूरी क्लास लिटरली एक ड्रीम वर्ल्ड में जीने लगती है। कुछ देर बाद मोरी उसे देखकर पूछता है कि वो ठीक है ना, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि निको अपनी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। लेकिन निको मुस्कुराकर कहती है कि वो हैंडल कर सकती है। वो बताती है कि उसे हमेशा लगा कि मैजिक ने उसे स्पेशल बनाया, पर अब वो चाहती है कि बाकी लोग भी थोड़ा स्पेशल फील करें, कम से कम कुछ पलों के लिए। वो मोरी से कहती है कि उसे भी सबको बताना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है जिसके पास क्रेजी पावर्स हैं। लेकिन मोरी को याद आता है कि बचपन में उसकी इसी ट्रुथ की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर चले गए थे। वो खुद से बड़बड़ा रहा होता है कि कोई उसे अमेजिंग नहीं मानेगा। तभी एक डिलीवरी ट्रक बैरियर में घुस जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और ट्रक नीचे गिरने लगता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही मोरी लिटरली सुपर हीरो की तरह उड़कर उसे पकड़ लेता है और सेफ लैंडिंग करा देता है। पूरी क्लास शॉक्ड रह जाती है। सब उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। निको क्विकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये उसका मैजिक था, लेकिन मोरी फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो अपनी असली पहचान छुपाएगा नहीं। उसे लगता है कि लोग डर जाएंगे, लेकिन सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं, डूड दैट वाज ऑसम, विश वी हैड पावर्स लाइक यू। मोरी स्टन रह जाता है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने डम्बली सपोर्टिव होंगे। इधर दूसरी तरफ निको की मॉम इबुकी एक मिस्टीरियस फ्यूचर प्रेडिक्शन पर काम कर रही होती है। वो अपनी पावर से एक मैजिक बुक को अवेकन करती है जो खुद से कुछ नंबर्स बोलने लगती है। उन नंबर्स के पेजेस खोलकर इबुकी कुछ सीक्रेट वर्ड्स पढ़ती है और उसकी नई प्रोफेसी सामने आती है, द डॉग एंड द रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। वहीं मोरी के घर पर वो पीसफुली उस नए मग से कॉफी पी रहा होता है जो निको ने गिफ्ट किया था। तभी निको नीचे आती है नाइटवेयर पहने हुए और अपने इनोसेंट चार्म से मोरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन मोरी तुरंत उसे डांटता है कि वो इतना लेजी क्यों है और कमरे से बाहर आते वक्त कपड़े क्यों नहीं बदले। निको उदास हो जाती है और सोचती है कि मोरी को उसके फैशन सेंस से प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे नए कपड़े चाहिए। लेकिन बाहर जाकर शॉपिंग करना बहुत टायरिंग है, तो वो एक मैगजीन में दिख रहे क्यूट ड्रेस को मैजिकली कॉपी करने का आइडिया निकालती है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेल सिर्फ उस हिस्से पर काम करता है जो उसे मिरर में दिखता है, यानी पीछे का हिस्सा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। निको को पता नहीं चलता और वो मोरी को अपना न्यू आउटफिट दिखाने के लिए नीचे जाती है। वो ऑकवर्ड तरीके से क्रैब की तरह चल रही होती है ताकि पीछे छुपा सके। मोरी सोचता है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन निको अचानक बोलती है कि वो बस उसे ये ड्रेस दिखाना चाहती थी। मोरी मुस्कुरा कर कहता है कि वो अच्छी लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली उसे अपने नॉर्मल कपड़ों में ज़्यादा प्रिटी लगती है। ये सुनकर निको ब्लश करती है और इतनी खुश हो जाती है कि अपनी बैग की ट्रांसपेरेंसी भूलकर भागकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। मोरी सब कुछ देख लेता है
और दोनों सुपर ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन निको जल्दी से अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेती है। वो वापस आकर पूछती है, अब कैसी लग रही हूँ? और मोरी हंसते हुए कहता है कि उसका दिल अब उसकी वजह से नहीं बल्कि इसलिए तेज धड़क रहा है क्योंकि उसने 1920s का एंटिक आउटफिट पहना है। निको को तब पता चलता है कि मोरी को पुराने कपड़ों का बड़ा शौक है और शायद इसलिए वो उसके विंटेज कपड़ों को ज़्यादा पसंद करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें इबुकी से एक बड़ा पार्सल मिलता है जिसमें निको की सारी फेवरेट मैंगा बुक्स होती हैं। साथ में मोरी के नाम एक लेटर भी होता है जिसमें इबुकी ने उससे थाइल्स कहा है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रख रहा है। वो बताती है कि विचेस की सेक्रेड लैंड असल में यहीं जापान में है और वो अपनी मैजिक बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी अगली प्रोफेसी से निको की हेल्प कर सके। जब तक वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेती, वो चाहती है कि मोरी उसका ध्यान रखे। लेटर पढ़ने के बाद मोरी को एक रिस्पॉन्सिबल गार्डियन होने का एहसास होता है। वो डिसाइड करता है कि अब निको को खुद चीज़ें संभालना सीखना चाहिए, इसलिए वो उसके सामान उठाने में हेल्प करने से मना कर देता है। निको की हार नहीं मानती। वो एक नया स्पेल बनाती है जिससे वो डबल वेट उठा सके बिना साइड इफेक्ट्स के, लेकिन जब वो अपना क्लोन बनाती है तो उसका साइज आधा रह जाता है और उसके ब्रेन की आधी सेल्स गायब हो जाती हैं। नतीजा, हर क्लोन के पास बस एक ब्रेन सेल बचती है और अब असली केओस शुरू होता है। मोरी उसे बताती है कि ये मैजिक और भी पावरफुल है, लेकिन दोनों निको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक बॉक्स साथ लेकर चलते हैं और फिर एक क्रेजी आइडिया सोचते हैं, क्लोनिंग का स्पेल खुद पर चलाकर 4 बॉक्स बना लें। अब दोनों छोटे निको के पास सिर्फ आधा आधा दिमाग बचता है, लेकिन फिर भी वो एक एक बॉक्स उठाकर खुश हो जाते हैं। मोरी ये देखकर तंग आ जाती है, जल्दी से सारे बॉक्स अंदर ले जाती है और बाकी निको की टुकड़ी हंसते हुए बोलती है, वाह, काम तो बड़े आराम से हो गया। मोरी तुरंत उन्हें नॉर्मल होने को कहती है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी मोरी इबुकी का लेटर पढ़ना शुरू करती है और उसकी हाल की भविष्यवाणी के बारे में जानती है, जिसमें लिखा होता है कि डॉग्स और रेन वाटर किसी बड़ी ट्रेजेडी की शुरुआत करेंगे। और तभी उसे एक नन्ही निको की चीख सुनाई देती है। एक डॉग उसका पीछा कर रहा होता है। मोरी बिना सोचे उसे बचाने दौड़ जाती है और डॉग के काटने के बावजूद वो निको को बचा लेती है। वो लापरवाह डॉग ओनर को गुस्से से घूरता है। तभी बाकी निकोज उसे घेर लेते हैं और रोने लगते हैं। कुछ ही पल में सारे निको फिर से एक हो जाते हैं ओरिजिनल निको में, जिसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोरी से माफ़ी मांगती है। मोरी बस मुस्कुराकर कहता है कि सब ठीक है क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी। निको गिल्ट में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। इस बीच मोरी फिर से इबुकी का लेटर और उसके साथ भेजा गया मैजिक सर्कल निकालता है। उस भविष्यवाणी में लिखा था कि जब तक ट्रेजेडी खत्म नहीं होती ये सर्कल गायब नहीं होगा और तब तक मोरी को सावधान रहना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन निको का मूड अच्छा करने के लिए वो रेड बीन पेस्ट लेने का फैसला करती है क्योंकि वही उसकी फेवरेट कंफर्ट चीज़ है। मोरी चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ निकलता है बिना उसे भविष्यवाणी बताए। रास्ते में वो अचानक निको से कहता है, अरे मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। निको का दिल एक पल को तेजी से धड़क उठता है। वो और भी खुश हो जाती है जब कारा उन्हें एक अम्ब्रेला शेयर करते हुए देख लेती है। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। निको सोचती है कि अब शायद मोरी अपनी गलती मान लेगा, लेकिन तभी मोरी अचानक पीछे देखता है और कहता है, जो भी हमारा पीछा कर रहा है बाहर आओ। और तभी एक डॉग मास्क पहना हुआ शख्स बाहर आता है। मोरी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन निको उस मास्क को देखकर चौंक जाती है। वो तो वंडर, उसकी फेवरेट एनिमी की मेन कैरेक्टर जैसी लगती है। मोरी को इन बातों की परवाह नहीं, उसे सिर्फ ये समझ आ जाता है कि पीछा करने वाला बेहद पावरफुल है। अचानक दोनों में इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है। पीछा करने वाला अपनी मैजिक वॉन्ड निकालता है और हवा को कंट्रोल करके मोरी को पीछे धकेल देता है। मोरी भी पीछे नहीं हटता। वो एक ज़बरदस्त शॉक वेव से पलटवार करता है, लेकिन वो हमला बस एक इल्यूजन होता है। असली मोरी तो पहले से ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वो उसे हराने से पहले मास्क उतारने को कहता है और जैसे ही मास्क उतरता है सब हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि निको का पुराना दोस्त केन है, एक टेंगो यानी पहाड़ी आत्मा जिसे वो अपनी ट्रेनिंग डेज से जानती है। केन निको को देखकर इमोशनल हो जाता है और मोरी से कहता है कि वो बस अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था ताकि पता चले कि वो निको की रक्षा कर सकता है या नहीं। वो ये भी कहता है कि अब वो भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। जल्दी तीनों मोरी के घर पहुंचते हैं। केन मोरी की तरफ देखे बिना बस निको से बातें करता रहता है, जिससे मोरी के अंदर हल्की जेलसी महसूस होती है। और तो और केन एक और हैमबर्गर मांगता है। मोरी गुस्से में उसके चेहरे पर गर्म पैटी फेंक देता है। केन भड़क उठता है, लेकिन मोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस पूछता है, अगर तुम सच में उसकी रक्षा करने आए हो तो छिप क्यों रहे थे? केन जवाब देने से बचता है। मोरी निको से कहती है, इससे पूछो वरना मैं खुद पूछ लूंगी। निको दोनों की लड़ाई से परेशान हो चुकी होती है, तो इसलिए वो एक मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। वो केन की अम्ब्रेला को जिंदा कर देती है ताकि वो उसकी तरफ से बोल सके। अम्ब्रेला बोलती है कि राक्षस और टेंगू हमेशा लड़ते आए हैं, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। मोरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे केन फिर से गुस्सा हो जाता है।
वो कहता है कि राक्षस लोगों की टेंगू की कभी परवाह नहीं करते और असली केयर हमेशा टेंगू करते हैं। वो बड़बड़ाता है कि उसके पिता को ये देखकर कितना जेलसी होता है कि लिटरेचर और एनिमे में डीमंस और मॉन्स्टर्स तो इतने फेमस हैं, लेकिन टेंगू का कोई नाम नहीं लेता। मोरी उसे रोककर कहती है, टॉपिक पर आओ। तब केन बताता है कि वो फेम और ग्लोरी पाने के लिए निको की रक्षा अकेले करना चाहता था। निको मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है, लेकिन तभी अम्ब्रेला फिर धोखा दे देती है। वो बोल उठती है कि केन की असली वजह ये नहीं थी, उसने ये काम इसलिए लिया क्योंकि उस पर इबुकी का बड़ा कर्ज था। जब केन झेमकर अम्ब्रेला को चुप कराता है और फिर बोलता है कि उसने फोर्टनाइट स्किन्स पर बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। निको ऑकवर्ड हंसी हंसी हंसती है और चाय बनाने चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, केन मोरी को इबुकी की एक और भविष्यवाणी थमाता है, जिसमें लिखा है कि दुश्मन स्कूल के अंदर है। मोरी ये सुनकर डर जाती है, लेकिन केन उसे समझाता है कि ये बात निको को मत बताना क्योंकि उसका डर उसे डार्क रास्ते पर ले जा सकता है। तभी निको তাহলে ভাই লোক ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা এবং নেক্সট পার্টের জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশন